रात के सन्नाटे में लाहौर की एक पुरशकोह कोठी के अंदर चीखों की गूंज सुनाई दी, जैसे खामोशी खुद भी लरज गई हो। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां साकित थीं, मगर दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छुप गया था जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। नूर, एक हंसती मुस्कुराती लड़की जो हर ख्वाब में जिंदगी देखती थी, आज अपनी सांसों की जंग हार चुकी थी, और उसके सामने खड़ा वो शख्स जिसकी आंखों में ना पशेमानी थी ना डर, सिर्फ एक बेरहम सुकून था। क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है? क्या ताल्लुकात की गहराई कभी कभी कब्र जितनी गहरी हो जाती है? या ये सब एक नफ्सियाती खेल का हिस्सा था जिसमें हार सिर्फ नूर की नहीं थी, इंसानियत की थी। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये एतबार, मोहब्बत, ताकत और इंतकाम के ऐसे उलझे रिश्तों की दास्तान है जो हर कदम पर चौंका देती है। और कहानी अभी शुरू हुई है। सूरज की सुनहरी किरणें लाहौर के पुराने मोहल्ले में वाक़िया जमाल खानदान की पुरानी हवेली की खिड़कियों से झांक रही थीं। नूर जमाल, 18 साला खूबसूरत लड़की, अपने कमरे में आर्ट बोर्ड पर पेंटिंग कर रही थी। उसके बाल सियाह रेशम की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे। आंखें गहरी और मानी खेज थीं, जैसे दुनिया को देखने का एक मुनफरिद नजरिया रखती हो। नूर बेटा, नाश्ता तैयार है। आयशा बेगम की मीठी आवाज नीचे से आई। नूर ने अपने ब्रश को रंगों में डुबोया, एक आखिरी स्ट्रोक लगाया और मुस्कुराई। उसकी पेंटिंग में मगरिबी आसमान पर डूबता सूरज और उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी का एक हाला था। उसने अपने हाथ साफ किए और नीचे चली गई। हवेली का आंगन फूलों और परिंदों के कुदरती संगीत से भरा हुआ था। यह मकान नस्लों से जमाल खानदान की मिल्कियत था और पुरानी तामीर के बावजूद हर कमरा मोहब्बत और खुशी से रोशन था। मरकजी दीवान खाने में दाखिल होते ही नूर को खुशबूदार चाय की खुशबू आई। मेरे गुल, क्या पेंट कर रही थी आज सुबह? फैसल जमाल ने अपनी बेटी को प्यार से पूछा, अखबार से नजरें हटाकर। वह एक लंबे कद के वकार से भरपूर शख्स थे जिनकी आंखों में हमेशा अपनी बेटी के लिए मोहब्बत झलकती थी। गरूब आफ्ताब अब्बू, आज परसों मेरा आखिरी इम्तिहान है, फिर मैं सैफ की पेंटिंग मुकम्मल करूंगी। नूर ने खुशी से जवाब दिया, एक पराठा उठाते हुए। आयशा बेगम ने बेटी के बालों में हाथ फेरा। नूर जान, तुम्हारी पेंटिंग्स देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। बिल्कुल अपनी नानी की तरह हो तुम। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। फैसल साहब ने चाय का घूंट भरा। बेटी, कॉलेज के बाद क्या करने का सोचा है? नूर ने गहरी सांस ली। अब्बू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। वह थोड़ी सी नर्वस थी। मैं आर्ट स्कूल जाना चाहती हूं। मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्कूल जाऊं, लेकिन फैसल साहब ने अपना हाथ उठाकर रोक दिया। नूर, मुझे पता था तुम यही कहोगी। वह मुस्कुराए। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। अगर तुम आर्ट में अपना मुस्तकबिल देखती हो तो हमें कोई एतराज नहीं। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप वाकई ऐसा कहते हैं? बेटी, हमें तुम पर यकीन है। आयशा बेगम ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे फन में एक मुनफरिद बात है। तुम दुनिया को ऐसे देखती हो जैसे कोई और नहीं देखता। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। चपरासी रियाज को अंदर ले आया, जो फैसल साहब का छोटा भाई था। सलाम अलैकुम, रियाज ने जोरदार आवाज में कहा, कमरे में दाखिल होते हुए। वह फैसल साहब से थोड़े छोटे थे, लेकिन शख्सियत में बिल्कुल मुख्तलिफ, तेज हरकी और हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते थे। वालेकुम अस्सलाम रियाज, आओ बैठो। नाश्ता किया? फैसल ने अपने भाई का इस्तकबाल किया। रियाज ने नूर की तरफ देखा। वाह भतीजी, रोज बरोज हुस्न में निखार आता जा रहा है। जल्द ही शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। नूर ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं। अभी तो पढ़ाई मुकम्मल करे, शादी के लिए वक्त है, आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। रियाज ने अपना चेहरा संजीदा कर लिया। भाई, मैं एक जरूरी बात करने आया हूं। वह जमीन जो हमने सिटी सेंटर में खरीदी थी, उस पर एक डेवलपर बहुत अच्छी कीमत दे रहा है। फैसल सोच में पड़ गए। रियाज, वह जमीन मैंने नूर के नाम करनी है। मेरी ख्वाहिश है कि वहां एक आर्ट गैलरी बने। फरोख्त की कोई बात नहीं। रियाज की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन वह फौरन मुस्कुरा दिए। जैसा आप कहें भाईजान। नूर ने अपने चचा की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि उनकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंचती।
जिंदगी का तारीख मोड़ 2 हफ्ते बाद एक खूबसूरत शाम को नूर अपने कॉलेज की आर्ट गैलरी से वापस आ रही थी। उसकी पेंटिंग को नुमाइश में शामिल किया गया था और असातिजा ने उसकी बहुत तारीफ की थी। वह एक टैक्सी में बैठी अपने वालिदैन को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी। अब्बू और अम्मी कितने खुश होंगे, उसने खुद से कहा, मोबाइल फोन निकालते हुए। उसने घर का नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वह घर पहुंची तो दरवाजा अध खुला था। उसका दिल धक से रह गया। अम्मी, अब्बू, उसने आवाज लगाई, आहिस्ता से अंदर दाखिल होते हुए। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और एक अजनबी खामोशी। नूर के कदम आहिस्ता आहिस्ता दीवान खाने की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसके पांव एक गीली जगह पर पड़े। उसने नीचे देखा तो वहां सुर्ख रंग के धब्बे थे। खून! उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी लम्हे दीवान खाने की लाइट जल गई। सामने का मंजर देखकर नूर की चीख निकल गई। फैसल साहब और आयशा बेगम फर्श पर पड़े थे। उनके जिस्म खून से लथड़े हुए थे। अम्मी, अब्बू! वह चीखती हुई उनकी तरफ भागी, अपने वालिदैन को गले लगाकर रोने लगी। कोई है? मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फैसल और आयशा जमाल इस दुनिया से जा चुके थे। अगले कुछ घंटे नूर के लिए धुंधले ख्वाब की तरह थे। पुलिस आई, सवाल पूछे गए, बयानात दर्ज किए गए। डॉक्टर ने बताया कि दोनों को जारहाना तरीके से कत्ल किया गया था। यह कोई आम डकैती नहीं लगती, पुलिस इंस्पेक्टर कासिम ने कहा, कमरे का मुआयना करते हुए। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सिवाय कुछ दस्तावेजात के। नूर खाली नजरों से सामने देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया अचानक इतनी बदल गई थी। रियाज दौड़ते हुए आए। या अल्लाह, यह क्या हुआ? उन्होंने नूर को गले लगाया। मेरी बच्ची, मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पुलिस ने रियाज से भी सवाल किए, जिन्होंने बताया कि वह उस वक्त बिजनेस मीटिंग में थे। मैं नूर का ख्याल रखूंगा, रियाज ने इंस्पेक्टर कासिम से कहा। मैं इसका चचा हूं, इसका वाहिद रिश्तेदार। वालिदैन की तदफीन के बाद नूर की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती, बस सामने की दीवार को देखती रहती। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन दर्द अभी ताजा था। रियाज ने घर का मुकम्मल इंतजाम संभाल लिया। वह अक्सर नूर के पास आते और उसे समझाने की कोशिश करते। नूर बेटी, जिंदगी चलती रहती है, तुम्हें दोबारा खड़ा होना होगा, उन्होंने एक दिन कहा, नूर के कमरे में दाखिल होते हुए। नूर ने आहिस्ता से सर उठाकर चचा की तरफ देखा। चचा, मेरे वालिदैन को किसने मारा? रियाज ने आह भरी। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। शायद कोई डकैत थे या फिर तुम्हारे वालिद के किसी दुश्मन ने यह किया हो। दुश्मन? लेकिन अब्बू तो हर किसी से मोहब्बत करते थे, नूर ने हैरानी से पूछा। बिजनेस में दोस्ती और दुश्मनी दोनों होती हैं बेटी, रियाज ने कहा, सिगरेट सुलगाते हुए। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसी रात जब नूर वालिदैन के कमरे में गई तो उसे आयशा बेगम की डायरी मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। आखिरी सफात पर आयशा बेगम ने लिखा था, मुझे फैसल की फिक्र है, वह रियाज के बारे में परेशान है। कल उन्होंने बताया कि कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है और रियाज का हाथ हो सकता है। फैसल ने वकील से बात करने का फैसला किया है। नूर का दिल धक से रह गया। क्या यह मुमकिन है कि वह सोच में पड़ गई। अगली सुबह रियाज ने नूर से कहा कि वह उसे वकील के दफ्तर ले जा रहे हैं। क्यों? नूर ने पूछा। तुम्हारे वालिद ने अपनी वसीयत में मुझे तुम्हारा कानूनी गार्डियन मुकर्रर किया है, जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती या शादी नहीं कर लेती। साथ ही सारा बिजनेस और जायदाद मेरी देखभाल में रहेगी, रियाज ने वजाहत की। नूर हैरान थी। लेकिन अब्बू ने तो कहा था कि सब कुछ मेरे नाम है। रियाज मुस्कुराए। बेटी, तुम्हारे वालिद ने हमेशा चाहा कि तुम खुश रहो, फिक्र न करो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब सब कुछ तुम्हारा ही होगा। अभी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वकील के दफ्तर में नूर को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वकील इमरान अली ने दस्तावेजात दिखाए जिन पर फैसल साहब के दस्तखत थे, जिसमें रियाज को सब कुछ सौंपा गया था। यह दस्तावेजात कब बनी थीं? नूर ने पूछा। सिर्फ 1 हफ्ता पहले, इमरान अली ने जवाब दिया। नूर ने अपने दिल में सोचा कि यह बात
उसकी अम्मी की डायरी से मुताबिकत नहीं रखती। उसके दिल में शक का बीज बो दिया गया था। हिस्सा सोम। उम्मीद की किरण। 3 माह बाद नूर ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने रियाज के इसरार पर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, हालांकि आर्ट के बजाय बिजनेस में, क्योंकि रियाज ने कहा था कि अब फन पारे बनाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें अमली जिंदगी का सामना करना होगा। यूनिवर्सिटी के पहले दिन नूर एक लेक्चर हॉल में दाखिल हुई। वह सबसे पीछे बैठ गई, अपनी किताबें खोलकर रखीं और खामोशी से सामने देखने लगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं अहमद कामरान हूं, आपका नया असिस्टेंट प्रोफेसर, एक नौजवान आदमी ने ऐलान किया जो लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ था। वह तकरीबन 30 साल का था, ऐनक पहने हुए, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेक्चर के दौरान अहमद की नजर नूर पर पड़ी, जो अपनी नोटबुक के हाशिए पर पेंटिंग बना रही थी। क्लास के बाद अहमद ने नूर को रोका। आपका नाम? नूर जमाल, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। नूर, आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, क्या आप आर्टिस्ट हैं? अहमद ने पूछा। नूर ने मायूसी से जवाब दिया, थी, अब नहीं। हर फनकार हमेशा फनकार रहता है, चाहे वह पेंट करे या ना करे, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी दिन से अहमद और नूर के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनना शुरू हुआ। अहमद ने महसूस किया कि नूर के अंदर एक गहरा दर्द है और वह उसे दूर करने की कोशिश करना चाहता था। तुम हर वक्त इतनी खामोश क्यों रहती हो? एक दिन अहमद ने नूर से पूछा, जब वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। नूर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी आवाज मेरे साथ चली गई जब मैंने अपने वालिदैन को खोया। अहमद की आंखें नम हो गईं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। उस दिन के बाद अहमद ने नूर के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। वह उसे कैफे में ले जाता, आर्ट गैलरी दिखाता और उसके साथ घंटों बातें करता। धीरे धीरे नूर अपना खोल तोड़ने लगी। एक शाम नूर ने अहमद को अपनी कहानी सुनाई, अपने वालिदैन की मौत, रियाज का मशकूक रवैया और अपनी अम्मी की डायरी के बारे में। तुम सोचती हो कि तुम्हारे चचा ने? अहमद ने पूछा, थोड़ा हिचकिचाते हुए। नूर ने अपना सर झुका लिया। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। दस्तावेजात जाली लगती हैं। मेरे अब्बू कभी भी मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अहमद ने सोच में पड़कर कहा, तुम उन दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर सकती हो? नूर मुस्कुराई, मैं कोशिश करूंगी। उस रात जब नूर घर लौटी तो रियाज उसका इंतजार कर रहे थे। कहां थी तुम? उन्होंने सख्ती से पूछा। यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी, नूर ने जवाब दिया। रियाज ने उसे घूरा। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही आजाद हो रही हो। याद रखो, अब मैं तुम्हारा सरपरस्त हूं। नूर ने सर झुकाकर कहा, जी चचा। लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। अगले कुछ हफ्तों में नूर और अहमद ने खुफिया तौर पर रियाज के बारे में मालूमात इकट्ठी की। अहमद का एक दोस्त सहाफी था जिसने बताया कि रियाज का माजी में कारोबारी दुश्मनों के साथ तनाजा था और उस पर फ्रॉड के इल्जामात भी लग चुके थे। नूर, तुम्हें मोहतात रहना होगा, अहमद ने एक दिन उसे बताया। अगर रियाज वाकई इस सब में मुलव्विस हैं तो वह खतरनाक हो सकते हैं। नूर ने मुसम्मिम लहजे में कहा, मैं डरती नहीं अहमद, मेरे वालिदैन को इंसाफ मिलना चाहिए। अहमद ने नूर का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। उस लम्हे नूर ने महसूस किया कि वह अहमद से मोहब्बत करने लगी है। यह मोहब्बत जैसे उसके तारीक जिंदगी में रोशनी की एक किरण थी। ममनून अहमद, तुम्हारे बगैर मैं क्या करती? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद ने उसकी आंखों में देखा। नूर, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। नूर का चेहरा लाल हो गया। मैं भी। उसी लम्हे अहमद का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा फौरन संजीदा हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? उसने कहा। अच्छा, मैं अभी आता हूं। फोन रखते ही अहमद ने नूर से कहा, मेरे दोस्त सहाफी को कुछ अहम मालूमात मिली हैं रियाज के बारे में, मुझे उससे अभी मिलना होगा। मैं भी चलती हूं, नूर ने कहा। नहीं, यह खतरनाक हो सकता है। तुम घर जाओ और मोहतात रहो, मैं कल सुबह तुम्हें सब बताऊंगा, अहमद ने कहा, उसके माथे पर बोसा देते हुए। नूर ने उसे जाते हुए देखा।
उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हिस्सा चहारम। रूह का साथी। अगली सुबह नूर ने अहमद को कई बार फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। वह परेशान हो गई और उसके घर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसका फोन बजा, नामालूम नंबर से। हेलो। नूर ने फोन उठाया। क्या आप नूर जमाल हैं? एक संजीदा आवाज आई। जी हां, नूर ने जवाब दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं इंस्पेक्टर कासिम बोल रहा हूं। मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अहमद कामरान की लाश आज सुबह शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर मिली है। उनका कत्ल किया गया है। नूर के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी, चीखती हुई, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर कासिम ने उसे बताया कि अहमद को गोली मारकर कत्ल किया गया था और उसकी गाड़ी से कुछ दस्तावेजात गायब थे। वह दस्तावेजात कैसी थीं? नूर ने रोते हुए पूछा। हमें नहीं मालूम। क्या आपको कुछ पता है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। नूर ने सोचा कि क्या उसे रियाज के बारे में शक बताना चाहिए, लेकिन उसने फैसला किया कि अभी नहीं। रियाज बहुत ताकतवर थे और वह पुलिस को भी खरीद सकते थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, उसने जवाब दिया। अहमद की तदफीन एक तकलीफ देह वाकया था। नूर बेहद रोई। अपने दूसरे प्यारे को खोने का गम उसे तोड़ रहा था। मैं बदला लूंगी अहमद, मैं वादा करती हूं, उसने कब्र के पास खड़े होकर दिल में कहा। घर वापस आकर नूर ने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। वह कई दिनों तक रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया। एक रात देर गए नूर अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कमरा ठंडा हो गया है और एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल रही है। नूर ने आंखें उठाईं तो सामने देखा एक नीली रोशनी में डूबा हुआ जिस्म हवा में तैर रहा था। वह डर के मारे चीखने वाली थी कि रोशनी ने शक्ल बदली और सामने अहमद का चेहरा नुमूदार हुआ। अहमद? नूर ने लरजती आवाज में पूछा। हाँ नूर, मैं हूं, अहमद की रूह ने जवाब दिया, नीली रोशनी में चमकते हुए। नूर आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। यह कैसे मुमकिन है? मैं ख्वाब देख रही हूं। अहमद की रूह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे नूर के गाल को छूना चाहता हो, लेकिन हाथ उसके चेहरे से गुजर गया। मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी रूह इस दुनिया में फंस गई है, शायद इसलिए कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। नूर के आंसू बह रहे थे। तुम मर गए, मैंने तुम्हें भी खो दिया। मैं अभी भी यहां हूं नूर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अहमद की रूह ने कहा। और मैं जानता हूं कि रियाज ही कातिल है, मेरा भी और तुम्हारे वालिदैन का भी। अहमद ने नूर को बताया कि जिस दिन वह मारा गया उस दिन उसे रियाज के बारे में अहम मालूमात मिली थीं। रियाज ने फैसल साहब की कंपनी से बड़ी रकम निकाली थी और एक कातिल को हायर किया था। मेरे पास सबूत थे नूर। मेरे घर में एक खुफिया जगह पर दस्तावेजात हैं, हमें उन्हें हासिल करना होगा, अहमद की रूह ने कहा। नूर की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। हम उन्हें हासिल करेंगे अहमद, मैं वादा करती हूं, लेकिन तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा, अहमद की रूह ने कहा। रियाज बहुत खतरनाक है, नूर ने सर हिलाया। मैं डरती नहीं, अब नहीं, मेरे साथ मेरा खास फरिश्ता है। अहमद मुस्कुराया, नीली रोशनी में चमकते हुए। मैं जिन्न हूं, फरिश्ता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा साथी हूं, हमेशा के लिए। उस रात के बाद नूर की जिंदगी में एक और मोड़ आया। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक रूह, एक जिन्न था जो उसे इंसाफ दिलाने में मदद कर रहा था। हिस्सा पंजम, तारीकी का सामना। अगली रात अहमद की रूह नूर को उसके घर ले गई। यह एक छोटा सा अपार्टमेंट था, सादा लेकिन खूबसूरती से सजाया हुआ। नूर को अहमद की जिंदगी का यह हिस्सा देखकर गम आया जो अब हमेशा के लिए खो गया था। यहां यह किताब शेल्फ के पीछे, अहमद की रूह ने इशारा किया। नूर ने किताब शेल्फ हटाया तो पीछे एक छोटा सा खुफिया कंपार्टमेंट था। उसमें कुछ दस्तावेजात और एक फ्लैश ड्राइव थी। यह रहे सबूत, अहमद की रूह ने कहा। इनमें रियाज के बैंक ट्रांसफर, कातिल को दी गई रकम और जाली दस्तावेजात की फोटोकॉपी हैं। नूर ने दस्तावेजात देखे, उसके हाथ कांप रहे थे। अहमद, इसका मतलब है कि रियाज ने वाकई मेरे मां बाप को मारा है। हां, और फिर मुझे भी,
क्योंकि मैंने उसका राज्य जान लिया था। अहमद की रूह ने जवाब दिया। नूर की आंखें जलती आग की तरह थीं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हमें एहतियात से मंसूबा बनाना होगा, अहमद ने कहा। रियाज ताकतवर है और उसके बहुत से लोग उसके साथ हैं। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। नूर ने फैसला किया कि वह रियाज को उसके ही खेल में हराएगी। अगले दिन नूर अपने चचा रियाज के घर गई। चचा, मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। रियाज ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटी? मैंने आपके बारे में गलत सोचा। नूर ने नरमी से कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं नाशुक्री कर रही थी। रियाज मुस्कुराए, कोई बात नहीं बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हें समझ नहीं है। नूर ने मसनूई तौर पर मुस्कुराया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे बिजनेस सिखाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। रियाज खुश हुए। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। इस दौरान अहमद की रूह रियाज के घर और दफ्तर में जासूसी करने लगी। वह दीवारों से गुजर सकता था, तालों को खोल सकता था और रियाज की बातें सुन सकता था। एक रात रियाज ने नूर को अपने दफ्तर में बुलाया। नूर बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दस्तावेजात पर दस्तखत करो। नूर ने पूछा, कैसी दस्तावेजात चचा? कुछ फॉर्मेलिटीज बस, रियाज ने कहा। कंपनी के कुछ शेयर्स मैंने तुम्हारे नाम करने हैं। नूर समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। अहमद की रूह जो साथ थी ने आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारी बाकी जायदाद को अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है। नूर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल चचा, मैं रात को आऊंगी दस्तखत करने। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, रियाज ने उसे रोका। एक मिनट नूर, मैंने सुना है कि तुम कुछ दस्तावेजात हासिल करने की कोशिश कर रही हो। नूर का दिल धक से रह गया, लेकिन वह पुरसुकून रही। कैसी दस्तावेजात चचा? रियाज ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त अहमद के पास कुछ था जो अब तुम्हारे पास है। नूर ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। रियाज ने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, है ना? उसी वक्त अहमद की रूह ने कमरे की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर दी। रियाज का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या हो रहा है? अचानक कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें वह दस्तावेजात दिखाई देने लगे जो अहमद को मिले थे। रियाज का चेहरा फक से उड़ गया। नूर ने अपना बाजू छुड़ाकर कहा, हां चचा, मुझे सब पता है। आपने मेरे मां बाप को मारा और फिर अहमद को भी। रियाज, जो अब भी कंप्यूटर को देखकर हैरान था, ने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो नूर, मुझे अफसोस है, लेकिन अब तुम्हें भी अपने वालिदैन और महबूब के पास जाना होगा। नूर खौफ से जम गई, लेकिन अहमद की रूह ने तेजी से हरकत की। वह रियाज के जिस्म में दाखिल हो गया, जिससे रियाज का हाथ कांपने लगा और पिस्तौल नीचे गिर गई। यह क्या हो रहा है? रियाज चीखा, अपने जिस्म को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए, जो अब अहमद की रूह के झेर असर था। नूर ने मौका संभाला और फौरन पिस्तौल उठा ली। चलो चचा, अब तुम बताओगे कि क्यों किया तुमने सब कुछ? रियाज, जो अब अहमद की रूह के असर से बाहर आ चुका था, जमीन पर गिर पड़ा। पागल हो गई हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हर चीज का, नूर ने कहा और अपने मोबाइल से इंस्पेक्टर कासिम को कॉल कर दी, जो पहले से ही रास्ते में था। नूर ने बताया था कि वह आज रियाज से मिलने जा रही है और इंस्पेक्टर को दस्तावेजात भी दिखा दिए थे। तुम बच नहीं सकते रियाज, नूर ने कहा। तुम्हारे जराइम के सारे सबूत मेरे पास हैं। रियाज का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम नहीं समझती नूर, तुम्हारे अब्बू ने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। हर चीज सिर्फ उनकी थी, बड़ा हिस्सा, बड़ा घर, ज्यादा इज्जत। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन हमेशा उनकी छांव में रहा। तो तुमने उन्हें मार दिया? नूर की आवाज कांप रही थी। रियाज का चेहरा नफरत से भर गया। हां, मार दिया, और अहमद को भी, क्योंकि वह मेरे रास्ते में आ गया था। और अब तुम भी। उसने अचानक उठकर नूर पर हमला कर दिया, लेकिन अहमद की रूह ने उसे रोक दिया, उसे दोबारा जमीन पर पटक दिया। उसी वक्त इंस्पेक्टर कासिम और पुलिस ने कमरे में दाखिल होकर रियाज को गिरफ्तार कर लिया। रियाज खान, आपको फैसल और आयशा जमाल और अहमद कामरान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने ऐलान किया।
जैसे ही पुलिस रियाज को ले गई, नूर ने अहमद की रूह की तरफ देखा, जो अब धीरे धीरे फीड हो रही थी। अहमद, तुम कहां जा रहे हो? उसने पूछा, खौफ में। मेरा काम पूरा हो गया नूर, अहमद की रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं आजाद हूं। नूर की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अहमद ने अपनी नीली रोशनी में चमकते हुए कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में। तुम मजबूत हो नूर, अपनी जिंदगी की रोशनी खुद तलाश करो। नूर रोती रही जब तक अहमद की रूह मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हो गई। हिस्सा शशम। रोशनी का सफर 6 माह बीत गए। रियाज को अदालत ने 3 कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। नूर को उसके वालिदैन की तमाम जायदाद और कारोबार वापस मिल गए, लेकिन नूर इस सब से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसने अपने वालिदैन के पुराने घर को एक आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया, जहां नौजवान फनकार अपने काम दिखा सकते थे। उसने अहमद के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी शुरू की। एक शाम नूर अपनी गैलरी में अकेली बैठी थी। यह गैलरी का इफ्तिताही दिन था और बहुत से लोग आए थे। अब सब चले गए थे और वह अकेली अपनी पेंटिंग्स के साथ थी। तुम कहां हो अहमद? उसने आहिस्ता से कहा, आसमान की तरफ देखते हुए। मैं तुम्हें इतना याद करती हूं। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि कमरे में ठंडक फैल गई है और एक हल्की नीली रोशनी चमक रही है। अहमद? उसने उम्मीद से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे एक गर्म एहसास महसूस हुआ, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। नूर मुस्कुराई। मैं जानती हूं तुम यहां हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं। उसी वक्त गैलरी का दरवाजा खुला और एक नौजवान शख्स अंदर आया। माजरत चाहता हूं, लेकिन क्या गैलरी अभी भी खुली है? नूर ने उसकी तरफ देखा। वह तकरीबन 30 साल का था, कुशादा आंखें और मेहरबान मुस्कुराहट थी। हां, आप देख सकते हैं, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आमिर हूं, मैं भी आर्टिस्ट हूं, उसने तारुफ कराया। यह गैलरी बहुत खूबसूरत है। नूर ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मेरा नाम नूर है। आमिर ने गैलरी में घूमते हुए पेंटिंग्स देखी। यह तुम्हारे काम है? वो बहुत खूबसूरत है, खास तौर पर यह वो जिसमें नीली रोशनी है। नूर ने नीली रोशनी वाली पेंटिंग की तरफ देखा, जिसमें एक रूह एक लड़की को रास्ता दिखा रही थी। हां, मेरी सबसे अजीज पेंटिंग है यह। क्या आप बता सकती हैं इसके पीछे क्या कहानी है? आमिर ने पूछा। नूर ने गहरी सांस ली। यह एक लंबी कहानी है, मेरे पास सुनने के लिए वक्त है, आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर ने महसूस किया कि हल्की नीली रोशनी अब भी कमरे में थी और उसने फैसला किया कि वह आमिर को अपनी कहानी सुनाएगी। शायद यही अहमद चाहता था कि वह आगे बढ़े, अपनी जिंदगी जिए। वह दोनों गैलरी के कैफे में चाय पीते रहे और नूर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने वालिदैन की मौत, अहमद से मुलाकात और कैसे एक जिन्न रूह ने उसे इंसाफ दिलाने में मदद की। यह एक अजीब कहानी है, आमिर ने कहा, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें हम इंसान नहीं समझ सकते। नूर मुस्कुराई। शुक्रिया समझने के लिए। उस रात के बाद नूर और आमिर अक्सर मिलने लगे। आमिर भी एक आर्टिस्ट था और उसने नूर की गैलरी में बतौर क्यूरेटर काम किया। धीरे धीरे नूर ने महसूस किया कि वह फिर से मोहब्बत करने लगी है। क्या तुम्हें लगता है कि अहमद मुझे माफ करेगा? एक रात उसने आमिर से पूछा। आमिर ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे लगता है कि वह चाहता है कि तुम खुश रहो। उसने तुम्हारी खातिर बहुत कुछ किया, तुम्हारी खुशी ही उसकी ख्वाहिश होगी। नूर ने महसूस किया कि कमरे में हल्की नीली रोशनी है और वह जानती थी कि अहमद उसके साथ है, उसकी हिमायत कर रहा है। 3 साल बाद नूर और आमिर की शादी हुई, उसी गैलरी में जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। शादी की रात नूर ने महसूस किया कि उसके कमरे में हल्की नीली रोशनी है। शुक्रिया अहमद, उसने आहिस्ता से कहा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। उसने महसूस किया कि रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे अहमद ने आखिरी बार उसे देखा हो और अब वह आजादी की तरफ जा रहा हो। हिस्सा हफ्तम, आखिरी रोशनी। 5 साल बाद नूर और आमिर की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। उनका बेटा, जिसे उन्होंने अहमद नाम दिया। नूर की गैलरी अब मुल्क भर में मशहूर थी और उसने कई गरीब बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए एक स्कूल भी खोला था।
नूर ने अपनी कहानी किताब में लिखी, रूह की रोशनी, जो बहुत मकबूल हुई। उसने अपनी कहानी फिल्म में भी देखी, जिसमें एक लड़की को उसके प्यारे की रूह इंसाफ दिलाने में मदद करती है। नूर की जिंदगी में अब सुकून था। वह भूल गई थी कि कभी उसकी जिंदगी में इतना दर्द और अंधेरा था। अब उसकी जिंदगी रोशनी से भरी थी, अपने शौहर, बेटे, फन और उन लोगों की यादों से जिन्हें उसने खोया था। एक शाम जब नूर अपने बेटे अहमद को कहानी सुना रही थी, उसने पूछा, मामा, क्या आपने मेरा नाम अहमद क्यों रखा? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अहमद बहुत खास शख्स था जिसने मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाई। क्या वह फरिश्ता था? छोटे अहमद ने पूछा। नूर मुस्कुराई, नहीं, वह जिन्न था, लेकिन फरिश्तों से भी ज्यादा खास। उस रात नूर अपनी छत पर गई, आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमक रहे थे। अचानक एक सितारा धीरे से चमका, नीली रोशनी में। मैं जानती हूं तुम अब भी यहां हो अहमद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया मेरे फरिश्ते, मेरा साथी, मेरी रोशनी बनने के लिए। वह नीला सितारा फिर से चमका, जैसे जवाब दे रहा हो। नूर ने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी हम सोचते हैं कि हम अंधेरे में खो गए हैं, लेकिन अंधेरा ही हमें रोशनी की कदर सिखाता है। और कभी कभी रोशनी वहां से आती है जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। नूर के नाम की तरह उसकी जिंदगी में भी रोशनी थी। माजी के अंधेरों के बावजूद उसने अपनी रोशनी तलाश की, और अब वह दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी फैला रही थी। और कहीं आसमान में एक नीली रोशनी चमकती रही, एक झिन्न रूह जो अपने प्यारे की हिफाजत कर रही थी, हमेशा की तरह। खातिमा।